गुड मॉर्निंग अभिवादन मित्रों। और कल के लिए माफ़ी यार, कल कुछ तबीयत खराब हो गई मेरी एकदम। पता नहीं पसलियों में कहाँ दर्द हो गया, बैठ ही नहीं पाया मैं, तो आई कुडंट गेट बैक टू यू। तो आज मुझे आपको, जो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मुझे आपको बताना था ये कोविड की कहानी। और दरअसल आने वाले दिनों में आप क्या-क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस बारे में जानकारियाँ जो बाहर आ रही हैं, वो जितनी आई हैं शायद उससे ज़्यादा नहीं आई हैं। और आने वाले दिनों में बहुत तेज़ी से आने वाली हैं। आपको याद होगा, अगर हम बैकग्राउंड में चले इसकी, तो चाइना में जब 2020 में करीब दिसंबर में, नवंबर-दिसंबर में जब ये आउटब्रेक इसका सामने आया था कोविड का, तो उससे कुछ 2 महीने पहले एक डॉक्टर ली वेनलियांग थे, जो चाइना के ही साइंटिस्ट थे, इम्यूनोलॉजिस्ट थे। और उन्होंने सबसे पहले इन केसेस को उठाया था। उन्होंने इसकी तरफ इशारा किया था कि अगर हमने जल्दी रोकथाम ना की, तो मैं चीन की बात कर रहा हूँ, चाइना में ये हुआ था, तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी और ये आउटब्रेक जो है ये ले बैठेगा, अच्छी खासी ह्यूमैनिटी को। तो उनको न सिर्फ चाइना की गवर्नमेंट ने उस समय रिप्रिमांड किया था, बल्कि तरह-तरह की उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई और वार्निंग दी गई, और नतीजा ये हुआ कि अल्टीमेटली वो खुद भी इसी कोविड का शिकार हुए और मर गए बाद में। अभी इस सारी बात को अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें, तो आप पाएँगे कि अभी 1 हफ्ता पहले, जबकि चाइना में इस समय खूब आउटब्रेक चल रहा है कोविड का, उसके बावजूद पिछले 1 हफ्ते पहले, चूँकि वहाँ प्रोटेस्ट चल रहे थे चाइना में रिस्ट्रिक्शंस के खिलाफ, तो इन्होंने 1 हफ्ता पहले रिस्ट्रिक्शंस कम कर दी, बल्कि ऑलमोस्ट खत्म कर दी है चाइना में। नतीजा ये हुआ कि जो बाहर जाने के लिए उनका रास्ता खुलने लग गया, लोगों को रिस्ट्रिक्शन हटा ली गई कि जाओ तुम अब्रॉड जा सकते हो एंड ऑल दैट। तो नतीजा ये हुआ कि दुनिया में चिंता ये हुई कि भई यहाँ पे इतना बड़ा आउटब्रेक फैला हुआ है चाइना में, और ये लोग अगर हमारी तरफ को आते हैं, दुनिया में अलग-अलग आते हैं, तो फिर से कहीं वही 2020 वाली हालत, 2021 वाली हालत ना पैदा हो जाए, जब एक समय अमेरिका में लाखों आदमी मर रहे थे। एक-एक हज़ार में लाख के आस-पास आदमी रोज़ का मर रहा था अमेरिका में। तो इतना ही नहीं, सारी दुनिया में जो तबाही मची है कोविड को लेकर, वो आपके सामने है। तो दुनिया भर के लोगों ने अब इस समय पे रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू की हैं चाइना के ऊपर, कि भई जो इनके ट्रैवलर्स आ रहे हैं, या तो वो क्लियर होकर आएँ, इस बात से क्लियर सर्टिफिकेट लेकर लेकर निकलें कि भई कोविड नहीं है इनको, और अदरवाइज़ उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए किसी भी कंट्री में आने से। इसको लेकर भी अगेन बवाल चल रहा है, वो एक सेपरेट पॉलिटिकल इश्यू है, उसको हम अलग से बात कर लेंगे कभी। लेकिन फिलहाल हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं इस कोविड के स्प्रेड पर, और इसके पीछे जो ये फॉची फाइल्स की जो कहानी चल रही है वो, प्लस जो उससे कहीं न कहीं ये जो 2 प्रेज़िडेंट्स का किस्सा जुड़ रहा है उससे, जो करंट प्रेज़िडेंट है अमेरिका के और जिससे पहले ट्रम्प थे उनका, तो हम आगे बात करते हैं इस पर। रिकॉर्ड्स इस बीच में सामने आ गए हैं कि डॉक्टर फाउची जो है ये 2014 से 2019 के बीच में फंडिंग कर रहे थे वुहान लैब की। वुहान लैब जो चाइना में थी, वुहान माना जाता है कि वहाँ पर इस वायरस को, जो बैट यानी चमगादड़ के का जो ये कोविड था, इसको वहाँ पर इस पर काम किया गया वुहान लैब में। और इस पर उन्होंने 2000, जैसे मैंने बताया, 14 और 19 के बीच में अच्छा खासा पैसा दिया है। और इस लैब इन इन जनाब ने अपनी अपनी तरफ से फंडिंग की थी, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका की तरफ से फंडिंग की थी। कौन है ये? हमारे एंथनी स्टीफन फाउची, जिनका पूरा नाम है। ये फिजिसिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, बेसिकली फिजिसिस्ट साइंटिस्ट हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, और ये डायरेक्टर थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के। 2084 से लेकर, सॉरी 1984 से लेकर 2022 तक, यानी कि अभी 31st ऑफ दिसंबर जो था वो इनका लास्ट वर्किंग डे था बेसिकली। तो और उसके अलावा ये चीफ मेडिकल एडवाइजर रहे हैं प्रेसिडेंट के 2021-22 में। तो ये रही फौची साहब की कहानी। मगर इस पर अब क्या हुआ है, फौची साहब, आपको याद होगा जब ट्रम्प साहब आए थे, इनकी एक बड़ी कमाल की कहानी है कि फौची साहब जो हैं, इन्होंने ट्रम्प के पावर में आने से 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि आने वाले और उस समय तो कोविड नहीं था। तो उससे पहले, उनकी ओथ लेने से 2 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जो आने वाला एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो करंट प्रॉब्लम्स हैं इनसे तो जूझेगा ही। एक बीमारी के आउटब्रेक से, पैंडेमिक के आउटब्रेक से ही जूझेगा। तब तक कहीं कोई दूर-दूर तक नामो-निशान नहीं था कोविड का। कोई नहीं जानता था कि कोरोना आने वाला है। ये जनाब उस वक़्त पर इस बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। हम इस बारे में भी और बात करेंगे। मैं आपको उसपे क्लिप्स भी दिखाऊँगा कुछ, कि कैसे ये अपनी स्टेटमेंट्स बदलते रहे हैं। और फिर जब कोविड आ गया सामने, ट्रम्प वाले टाइम पे जो तबाही हुई, जो मौतें हुई, सो अलग। और उसके बाद में
इनकी स्टेटमेंट्स लगातार बदली। यानी कि इन्होंने पहले तो ज़ाहिर है वैक्सीन्स को प्रमोट किया, चाहे वो फाइज़र की हो, चाहे जो और वैक्सीन को प्रमोट की लगाओ लगाओ सारी दुनिया में बेसिकली उनका उनका धंधा-पानी बढ़ाया गया। और अ, बा बा उसके बाद में जब इनको क्वेश्चन किया गया, लोगों ने जब क्वेश्चन करना शुरू किया और अमेरिकन कांग्रेसमैन की पेशी हुई, वहाँ इन्होंने साफ मना किया। अमेरिकन कांग्रेस के सामने जाकर इन्होंने ये सब ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड इन्होंने ऑफिशियल अमेरिकन कांग्रेस में जाकर मना किया कि हमने तो कोई फंडिंग की ही नहीं। हमने वुहान लैब की कोई फंडिंग नहीं की। और बाद में फिर अब वो कहते हैं कि कोलैबोरेटिव इन्वेस्टिगेशन कोलैबोरेटिव जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये तो वो इससे तो दुनिया ह्यूमैनिटी को न जाने कितना फ़ायदा हुआ है और इसमें मैंने गलत क्या किया है और यू नो तो बेसिकली अमेरिकन पार्लियामेंट के सामने जाकर उन्होंने एक बात बोली, बाद में जब फँसते नज़र आए तो कुछ और बात बोली और इस पर अब धमाका क्या हो रहा है? इस पर धमाका ये हो रहा है कि एलन मस्क ने जब से ट्विटर टेक ओवर किया है, बाय द वे एलन मस्क का ये कहना है कि इसमें ट्विटर ही इन्वॉल्व रहा है, इनकी प्रमोशन में और इनके कैंपेन में जो फाउची साहब चला रहे थे। तो एलन मस्क का ये कहना है कि तमाम फाउची फाइल्स को हम डिस्क्लोज़ कर देंगे। हम इनको ट्विटर पर लॉन्च कर देंगे, इन तमाम फाउची फाइल्स को यानी कि जो भी कुछ फाउची के नाम पर ट्विटर पर जो भी इनके बीच की कोलैबोरेशन थी, वो सारी लॉन्च कर दी जाएगी। ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने 2 हफ्ते पहले बात कही थी और जबकि उन्होंने कहा था हम अगले 1 हफ्ते में कर देंगे, अभी हुआ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें अब बाहर आनी शुरू हो गई हैं। इनफैक्ट कल ही कुछ चीज़ें बाहर आई हैं। तो हम अभी उस पे आते हैं अलग से, लेकिन फाउची फाइल्स का किस्सा बढ़ता जा रहा है और इस पर जो इन्वेस्टिगेशन है, अब लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि आखिर इनको अरेस्ट करके इनकी पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है अमेरिका में? कोई बात नहीं कर रहा है अभी। इस पर 2 गुट बँट गए हैं और आप ये देखिए कि जब से उन्होंने पोस्ट छोड़ी है 31 दिसंबर से, उसके बाद से अभी 2 हफ्ते हुए हैं मुश्किल देखिए। इस 2 मतलब उतरने के 1 हफ्ते बाद, यानी कि पोस्ट छोड़ने के 1 हफ्ते बाद ही कुछ टीवी चैनल्स ने उनको लेकर एक कैंपेन शुरू कर दिया है और उनकी सपोर्ट में, जिसमें सीबीएस लीड कर रहा है उसको। तो सीबीएस जो चैनल है अमेरिकन, तो अब उसमें आप ये पाएँगे कि क्वेश्चन्स उनसे पूछे जा रहे हैं। एक जर्नलिस्ट एंकर जो है, वो उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं है, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मेरा ये फ़ील्ड नहीं है, डॉक्टर आप हैं। लेकिन फिर वो ये भी कहता है कि कुछ छोटे-मोटे शक पैदा हो रहे हैं। अगर आप जर्नलिस्ट हैं और आपको कोई आइडिया ही नहीं है इस मेडिकल फ़ील्ड का, तो जो शक उठाए जा रहे हैं दूसरी तरफ से, उनको आप छोटा-मोटा कैसे कह सकते हैं? वो टाइनी श्रेड ऑफ इस तरह से वो बात करते हैं। मैं आपको सुनाता हूँ। तो ये चल रहा है गेम। इस बीच में मैंने आपको ये जो 2 प्रेज़िडेंट का ज़िक्र किया वो क्यों? बात शुरू होती है अमेरिकन प्रेज़िडेंट जो डोनाल्ड ट्रम्प के टाइम से। डोनाल्ड ट्रम्प के टाइम पर ये सिलसिले शुरू हुए और आप ये देखिए अब बाइडेन तक आ गए हैं और पिछले महीनों में ट्रम्प के यहाँ छापे डाले गए। आपको याद होगा करंट एडमिनिस्ट्रेशन ने डाले। उनके घर से कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिले और क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मिले, जो वहाँ नहीं होने चाहिए थे। पिछले 5-6 सालों से वो वहाँ थे। क्यों गए, कैसे गए? सवालिया निशान है। इन्वेस्टिगेशन इस पर होना चाहिए, जस्टिस डिपार्टमेंट अमेरिका का इस पर काम कर रहा है। लेकिन इस पर तबाही तब मची जब यही सब अचानक बाइडेन के यहाँ मिलने लग गया। बाइडेन के गैरेज के अंदर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स निकलने लग गए और अब तक 5 जगहें ऐसी आ चुकी हैं बाइडेन के घर में जहाँ से इस तरह के डॉक्यूमेंट्स निकल रहे हैं। मैं आपको तमाम डिटेल अभी देने जा रहा हूँ, तो जिसको आप पाएँगे यहाँ पर। तो मित्रों अब सवाल ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स क्लासिफाइड हैं, उनमें है क्या? जस्टिस डिपार्टमेंट जब इन चीज़ों को फाइंड आउट करेगा और कहीं न कहीं ये भी इन चीज़ों को अगर आप जोड़कर देखिए, तो पिछले दिनों में जो सीक्रेट मिशन चलता रहा है, कोविड को लेकर अमेरिका में जिन कंपनीज़ को प्रमोट किया गया, अब नया सिस्टम की अभी नई चीज़ सामने क्या आई है कि कहा यह जा रहा है कि जिन बूस्टर्स को लगाया गया दुनिया भर में, उनमें कोई ख़ास बात नहीं थी। वो बूस्टर्स के नाम पर जो कुछ लगाया गया वो वैसे ही था जो कोविड की वैक्सीन थी, वो बेसिकली सेम था, उसमें कुछ कोई ख़ास बात नहीं थी, कोई उसमें बूस्टर जैसी चीज़ नहीं थी। सेकेंडली फिर वो ये बता रहे हैं कि फाइज़र के उन पेपर्स को जिन लोगों ने चेक किया था, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था, उस पे जुड़े हुए लोगों ने अब ये स्टेटमेंट दी है कि भई डेटा को री-इन्वेस्टिगेट करने पर हम ये देख रहे हैं कि दरअसल बहुत सारे जो हार्ट अटैक्स हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं क्योंकि उनको वैक्सीन लगी। अब आप देखिए, मैं फिर वापस ले आता हूँ डॉक्टर फाउची की तरफ को। डॉक्टर फाउची 1999 में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे एड्स की जो उन दिनों में बड़ा हल्ला था ना, तो एड्स की वैक्सीन बनने की बात जब आ रही थी,
तो इनकी अपनी स्टेटमेंट है, मैं आपको वो भी सुनाऊँगा, जहाँ पर 99 में ये कहते हैं कि भाई पहले थोड़े लोगों पर 100-200 लोगों पर आप चेक करिए एक वैक्सीन को, फिर 500 लोगों पर चेक करिए, फिर 1000 लोगों पर चेक करिए, जब 1000 लोगों पर कामयाब हो जाए तब आप 2000 पर जाइए और ये प्रोसेस धीरे-धीरे आप बढ़ाइए, इतना धीरे बढ़ाइए कि 12 साल में जाकर एक वैक्सीन तैयार होती है। इनका ये उस वक़्त कहना था, इनकी अपनी स्टेटमेंट है। अभी मैं आपको सुनाता हूँ वो भी। तो वो कहते हैं कि अगर अब ज़रा सोचो कि अगर वैक्सीन 12 साल में आपके मुताबिक तैयार होती है किसी भी चीज़ की और उससे पहले आप ह्यूमन्स के ऊपर सीधे-सीधे डायरेक्ट टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप पाएँ कि यहाँ आपने आनन-फानन विदिन मंथ्स वैक्सीन लॉन्च कर दी और सबके लिए नेसेसरी कर दिया इवन कि जिस ऐप्स बना दी जिनको आपको नेसेसरी कर दिया गया कि आपको मोबाइल में डाउनलोड करना है उस ऐप को। ज़रा सोचिए, वो डाउनलोड्स मीन्स पैसा, मनी, यू नो तो वो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट कि बेसिकली जहां पर जांच होने की जरूरत है, जहां पर जांच चल रही है जस्टिस डिपार्टमेंट के द्वारा अमेरिका में भी, और जो चीजें सामने आनी बाकी हैं वो ये है कि इन सब चीजों के, इन क्वेश्चन मार्क्स के बीच में जो इंटर रिलेशन है वो कहाँ था। फाइजर और मॉडर्ना का जो रिलेशन गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका के साथ में था वो क्या था इन टर्म्स ऑफ कोविड वैक्सीन। अपन इस पे आगे बात करते हैं और मैं आपको एक तरफ से सुनाना शुरू करता हूँ उन चीजों को जिनको लेकर हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो आपको कुछ चीजों के प्रूफ मिलने शुरू हो ताकि मैं कहाँ से शुरू करूँ आपको। ओके, एक तरफ से शुरू करते हैं। Dr. Fauci, I don't know if you saw it, but on Monday Night Football this week, Damar Hamlin, a player for the Buffalo Bills, collapsed on the field. You're not an NFL expert, and you're not an expert on any cardiovascular issues the player might have had. But what I want to मैं रोक रहा हूँ इसको सिर्फ ये बताने के लिए, ये है वो सीबीएस का इंटरव्यू जिसमें जर्नलिस्ट जो है वो बड़े सॉफ्ट क्वेश्चंस उनको पूछते हुए बता रहा है कि सर कुछ वो एलन मस्क ऐसी ऐसी बातें कर रहा है और कहा जा रहा है कि आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब इनको जो जिन लोगों ने वैक्सीन ली है उनको, और उस पर जो क्वेश्चन मार्क है उसका जवाब, तो वो देखिए क्या जवाब देंगे। पहले तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखिए, ये पत्रकार किस तरह क्वेश्चंस को फ्रेम करता है कितना सॉफ्टली, और फिर आगे जो सवाल आता है, और मतलब बेसिकली एक पीआर का एक्सरसाइज है, एक पब्लिक रिलेशन का एक्सरसाइज है कि आने वाले दिनों में जो सवाल पूछे जाएंगे उनका जवाब या डिफेंस तैयार किया जा सके, बैकग्राउंडर दिया जा सके, उसका है। दोबारा से देखिए। Dr. Fauci, I don't know if you saw it, but on Monday Night Football this week, Damar Hamlin, a player for the Buffalo Bills, collapsed on the field. You're not an NFL expert, and you're not an expert on any cardiovascular issues the player might have had. But what I want to ask you about, Dr. Fauci, is, as I want to do in moments like that, I kept an eye on Twitter. And I can't tell you exactly how many minutes transpired, but it was less than 20 before people on Twitter began to say, well, clearly the vaccine caused his seizure. Right. And that had a multiplier effect on Twitter, as these things tend to do. What's your reaction to that? Well, my reaction is one of concern about... Isn't it horror? Borderline? More than concern? Yeah, it's horror that misinformation and disinformation, when you have a platform like social media that exponentially spreads, in its best form, proper and important and value-added information can spread, which is good. Yes. The thing, as a public health person and as a physician and a scientist, and my identity as a physician is the thing that gets pained the most by that. Because what that means, Major, is that yet again another conspiracy theory, complete nonsense, is going to have some people make a decision for themselves and their family not to get vaccinated, which may cost them their lives. So that's the thing that's so horrible about it. And if you want to go out spouting nonsense, conspiracy theories, and spreading it all around, fine, except if it results in a person suffering and perhaps dying. And that's what happens when disinformation disincentivizes people to get proper interventions for a threat like a pandemic. And in some of these instances, as you well know, Dr. Fauci, there is some shred of evidence myocarditis was related to vaccines. It is a heart issue. I'm not a doctor. You are. That's a shred of evidence. A very small shred, right. And explain how then this can get conflated. Of course.
In a very, very rare case, some of the mRNA vaccines can cause a self-limiting, almost invariably benign, inflammatory response in the heart, which generally resolves in a very short period of time. It is very, very rare. When you compare that with the negative effects on the heart by myocarditis or pericarditis, which is inflammation of either the heart muscle or the covering of the heart, and heart failure and heart medical problems, overwhelmingly COVID itself causes that in a dramatically higher rate than the relatively benign mild myocarditis that you might have with a vaccine, which is very, very rare. So that little thread of proof is that is it possible that he was vaccinated? And the fact is, someone came out, and I just read this, I haven't validated it, but I've read that some physician came out and made the incorrect statement that he had just vaccinated this football player a week earlier to add to the conspiracy that he was recently vaccinated and therefore that's why he collapsed on the field. When if you look at the film, it's clear that he had a very big, strong person's shoulder go into his chest, which clearly can cause a traumatic injury to the heart. And yet the conspiracy theory about this related to vaccine, you're right, it's spread all over. And that's been something you have been living with and living through the entire COVID process. जी, जैसा कि आपने देखा वो कितना सिंपैथेटिकली उस चीज को बजाय कि एज ए जर्नलिस्ट उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करे एक चार्ज को या कि उसको क्रॉस क्वेश्चन करने की कोशिश करे, वो सिंपैथेटिक होकर ओ यू हैव बीन लिविंग विद इट फॉर सो लॉन्ग, या कि टाइनी शेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो टाइनी शेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन आप कैसे जज कर सकते हैं जब आप ये कह रहे हैं कि आप दरअसल प्रोफेशनल हैं ही नहीं और आपको मालूम ही नहीं है मेडिकल साइंस का कुछ भी। तो एक तो ये हुआ, फिर आप इनकी और चीजों को भी देखें। मैं आपको और दिखाता हूँ। There are some people who just consistently respond poorly to a vaccination. That's a very, very small minority of it, and unfortunately that appears to be the case with you. But she's had the flu for 14 days. Should she get a flu shot? Well, no. If she got the flu for 14 days, she's as protected as anybody can be, because the best vaccination is to get infected yourself. And so she should not get it? If she really has the flu, she definitely doesn't need a flu vaccine. See, so the best vaccination is to get infected That's yourself. That's what happens when disinformation disincentivizes people to get proper interventions for a threat like a pandemic. And in some of these instances, as you well know, Dr. Fauci, there is some shred of evidence myocarditis was related to vaccines. It is a heart issue. I'm not a doctor. You are. That's a shred of evidence. A very... अब जरा ये भी देखें कि आने वाले जो मैं आने वाली क्लिप दिखा रहा हूँ, इसमें वो शख्स जिसने इस इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लिया है, मतलब इन्वेस्टिगेशन मतलब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में कोविड की, जिसमें ये जो पेपर्स जो रिसर्च हुआ था इनका फाइजर का, मॉडर्ना का, जरा देखिए वो जनाब क्या कह रहे हैं इसके बारे में कि दरअसल इसकी इन्वेस्टिगेशन को री इन्वेस्टिगेट करने पर क्या सामने आता है। Hello, my name is Dr. Joseph Freeman. I'm an emergency physician based in Louisiana. In addition, I am a clinical scientist. I was the lead author of a peer-reviewed study that reanalyzed the original Pfizer and Moderna clinical trials for the messenger RNA COVID-19 vaccines. We found the vaccine increased serious adverse events at a rate of 1 in 800. At the time of publication, my co-authors and I did not believe our single study warranted the withdrawal of the messenger RNA vaccines from the market. However, since its publication, multiple new pieces of evidence have come to light, and this has caused me to reevaluate my position. An article published in the BMJ regarding the FDA's own observational surveillance data found the messenger RNAs were associated with multiple of the exact same serious adverse events identified in our original study. But the FDA had failed to inform the public of these findings.
In addition, now we have multiple autopsy studies that find essentially conclusive evidence that the vaccines are inducing sudden cardiac deaths, yet the rate of these vaccine-induced deaths remains unknown. While many nations that have been using the messenger RNA vaccines have experienced an increase in excess mortality, more people dying than should be expected from past years. And this correlates in time with the initial vaccine rollout and then with the subsequent booster campaigns. Nations with higher messenger RNA vaccine uptake have correlations with higher rates of excess mortality. While the cause of this excess mortality is not known, researchers analyzing this data were unable to identify any other reasonable cause of the excess death other than the vaccines. Given now that Omicron variant is less virulent and is able to evade much of the protection offered by the vaccines, this creates a situation where the benefits of the vaccine have been dramatically reduced for hospitalization and death. Together, this information calls into question if the vaccine's benefits are outweighing the harm. I believe, given the information, the messenger RNA vaccines need to be withdrawn from the market until new randomized controlled trials can clearly demonstrate the benefits of the vaccine outweigh the serious harm we now know the vaccines are causing. जी, जैसा कि आपने देखा, मैं यही आपको लाना चाह रहा था और इसके बाद में हम आगे और मैं आपको दिखाता हूं कि इनके लफड़े क्या चल रहे हैं। ये अब जो शुरू हुआ है दोनों प्रेसिडेंट्स के घरों पर डॉक्यूमेंट्स मिलने का सिलसिला, जिन पर अभी डिटेल्स आनी बाकी हैं, हमें उस पर भी बात करनी है मित्रों। तो हम कहीं ना कहीं तो ये कहानी शुरू करेंगे ना, तो अपन चलते हैं एक क्लिप की तरफ जो हमें इसकी तरफ ले जाएगी। जरा देखिए। House Roundtable takes on two presidents under investigation on ABC's This Week. The Biden classified document. ये तो चलो इसका ऐड है, आगे चलते हैं। ये रहे। Third congressional district coming up next Tuesday. Hey, you know, it's funny, George, you go right to the heart here of me, Sid, and Bernie. At the very end of your biography, it says, in his spare time, George Anthony enjoys volleyball and tennis. ये अगेन इसकी दूसरी क्लिप है, यहाँ से हम शुरू करते हैं इसको। Begin with ABC's Chief Justice correspondent Pierre Thomas and Sarah Isgur, a veteran of the Trump Justice Department who is now an ABC News contributor. Yep. So Pierre, let me start with you. What was the tipping point here? Why did Garland appoint a special counsel? Well, Jonathan, first of all, these documents being out of place for 6 years is a non-starter. Classified documents are supposed to be in very secure locations under strict guidelines. I'm being told by sources that the tipping point was finding those documents, those classified. तो जैसा कि आपने देखा, the first batch found at the office could be perhaps explained away, but the whole notion that they were at his home at least raises the specter that he perhaps may have wanted them there or played a role. We don't know that to be the case, but they could not rule that out. And he has said, to be clear, that he has no idea how they got there. But I guess we're going to learn whether or not he did know or should have known. They're not going to take his word for it. In practical terms, what does this mean? Classified documents. It also looks back at precedent. You go back to Comey's 2016 press conference where he announced that they would not be pursuing charges against Hillary Clinton. He said all of the cases ever brought by the Department of Justice met at least two of these four factors: knowingly and intentionally and negligently removing the documents, vast quantities of documents, working with foreign government basically, and lastly obstruction. And so the Department of Justice wants to treat like cases alike. And that's going to be a huge problem when you have two of these moving at the same time. In two different special counsels, they may have two different recommendations. We don't know exactly how it comes down. But the bottom line is the decision on prosecuting either one of these cases, moving forward, either one, will be up to Merrick Garland. That's right. Special counsels are outside of the political appointment process at the Department of Justice. They're outside in that sense. But at the end of the day, they report to the Attorney General. They'll be giving their recommendations to the Attorney General. And that's who's going to make this decision of whether to move forward on either, both, or neither case. Big decisions ahead for the Attorney General. जी, आगे देखें आप.
when he appointed a special counsel to investigate former President Trump. The extraordinary circumstances here require the appointment of a special counsel for this matter. Such an appointment underscores the department's commitment to both independence and accountability in particularly sensitive matters. The White House has been quick to point out the differences between Biden's handling of all of this and Trump's. The differences are real. They are significant. First, based on what we know now, there were far more documents in Trump's possession than Biden's. And much more significantly, Trump failed to turn over the documents in his possession even after receiving a grand jury subpoena. In fact, when investigators visited his home last June, Trump's lawyer signed a declaration saying that all documents had been turned over. But the search of Mar-a-Lago 2 months later revealed more than 100 more classified documents still in Trump's possession. The Biden administration says they've been cooperative, searching for and immediately turning over documents to federal authorities. Trump was. सवाल ये है कि आप वापस तो कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स मांगने पर वापस दे रहे हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वाले, लेकिन सवाल ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपने प्राइवेट पोजीशन में गैरेज के अंदर रखे क्यों? इज द क्वेश्चन मार्क, जहां पर ये बात खड़ी होती है. आगे देखें. Elections, we didn't learn about it. The public wasn't informed until this week, and it was only after the story was out there. Reporters were asking questions. Should they have been more forthcoming? Should this information have been revealed earlier? I think the administration will need to answer that question. I'm going to reserve judgment until they do. But I think it's important to point out that the Biden approach was very different in the sense that it looks, as far as we can tell, that it was inadvertent that these documents were in these locations. When they were discovered, they were immediately provided to the archives or to the Justice Department. There was no effort to hold on to them, no effort to conceal them, no effort to obstruct the Justice Department's investigation. All of that is a very sharp contrast to Donald Trump's handling of the situation. So as you point out, this is a very different matter. But nonetheless, I think it's appropriate for a special counsel to look into both situations. जी, तो ये सही है कि बाइडेन जब वो डॉक्यूमेंट्स पकड़े जा रहे हैं तो वो दे रहे हैं. जब उनको इंक्वायरी की गई तो वो उन्होंने छिपाने की कोशिश नहीं की. बट दैट हार्डली टेक्स अवे द पॉइंट कि भाई वो प्राइवेट पोजीशन में क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स प्रेसिडेंट अपने घर में इतने दिन से क्यों रखे बैठे हुए हैं. आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या बात हो रही है. तो ये ले. Have access. It's all wrong, and we shouldn't just be pointing fingers at the other side. So I think there's blame to go around on both sides of this, and I think if you're an honest statesman, you just can't point fingers to the other guy and deny that there was problems on our side as well. So, new majority, House Republicans have already launched more than a half dozen investigations into the Biden administration and the Biden family, with many more on the way. But will any of them impact Biden's political standing as he gears up for a potential re-election bid? Here's 538's Nate Silver. President Biden has entered 2023 at a comparatively high watermark. His approval rating in the 538 tracking index is currently right around 44%. That's not going to have the White House doing cartwheels, but it's the highest it's been since October of 2021. In theory, GOP investigations into Biden could threaten those numbers and how honest and trustworthy voters think that he is. A recent YouGov poll put him at 46% in that department, which closely tracks his overall approval numbers. But there's also a risk for Republicans here. Investigations could be seen as being A, highly partisan, and B, off-topic from issues like the economy, which voters care more about. In a New York Times poll just before the midterms, only 2% of likely voters identified the Biden administration or Democrats as the most important problem facing the country. And no surprise, virtually all of them voted for Donald Trump in 2020, so not too many swing voters there. Historically, investigations don't have a great track record of denting a president's popularity. Under constant GOP investigations on Whitewater, Monica Lewinsky, and eventually impeachment, Bill Clinton's approval ratings actually surged from the 40s before the GOP takeover of Congress in 1994 to most of the 50s and 60s until he left office. Former President Donald Trump's approval numbers didn't move much when House Democrats began investigating him in 2019. Special counsel Robert Mueller's report also didn't really move the needle. In fact, Trump's approval hit a 2-year high
when Mueller released his findings in April of 2019. In other words, there had better be some real meat here. Otherwise, this is a strategy designed to appeal to the GOP base, and I don't buy that's the best way to hurt Biden's chances in 2024. सी तो एज यू कैन सी, ये जैसे हमारे यहाँ पर होता है, आपके अगेंस्ट स्कैंडल आते हैं लेकिन उसका आपकी पॉपुलैरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही ट्रेंड अमेरिका में नजर आता है, चाहे मोनिका लेविंस्की वाले टाइम पर क्लिंटन की अप्रूवल रेटिंग्स हो, जो कि दरअसल स्कैंडल के बाद बताते हैं कि पॉपुलैरिटी रेटिंग उसकी बढ़ी थी। सिमिलरली ट्रंप के साथ हुआ और यही बाइडेन के साथ हो रहा है, जो कि जनवरी में बता रहे हैं कि वो 44% तक चली गई, जो कि पहले कभी नहीं थी। तो ये सारी बातें मैं आपको बताते हुए ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दरअसल बहुत सारे सवाल हैं इस समय पर जिनके जवाब आने बाकी हैं, और आने वाले दिनों में जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें ये चीजें सामने आएंगी। लेकिन इससे ये माना जाना कि प्रेसिडेंसी खतरे में हो जाएगी, डाउटफुल है। लेकिन ये जरूर है कि कम से कम स्कैंडल ये बाहर आएगा कि कैसे चाइनीज लैब को फंड किया गया अमेरिकन साइड से, चाहे वो ट्रंप की गवर्नमेंट थी या ट्रंप के पहले से थी एक्चुअली, क्योंकि अदरवाइज आप मुझे बताइए नॉन साइलेंटली, अगर आप वो लैंग्वेज सुने जो फाउची ने बोली है ट्रंप के 2 दिन आने से पहले, वो कहते ही विल, द कमिंग एडमिनिस्ट्रेशन विल फेस दिस पैंडेमिक। अगर आप डेटा के बेसिस पे बोल रहे हैं तो आप कह रहे हैं, तो आप ये कहेंगे ना कि भाई अकॉर्डिंग टू द डेटा दैट आई हैव, the administration may face something of the kind, but no, he was dead sure कि ये पेंडेमिक आ रहा है। तो ट्रंप के पावर में आने से 2 दिन पहले ही उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि आने वाला एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको ये पेंडेमिक फेस करना है। हाउ डिड यू नो दैट? वाज ही नॉट पार्ट ऑफ इट? और फिर जाकर जो कांग्रेस के सामने उसने झूठ बोला है, अमेरिकन कांग्रेस के सामने या पार्लियामेंट जिसको आप कहें अमेरिका की, वहां जाकर वो झूठ बोलते हैं कि मैंने कोई फंडिंग की ही नहीं, हमने कोई फंडिंग की ही नहीं। और फिर बाद में आता है कि नहीं, हम तो कोलैबोरेटिव फंडिंग जो है वो कर रहे थे, विच इज जस्टिफाइड। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट इज, चाइना में जो इस समय हो रहा है इसके ओरिजिन कौन थे, इसके फंडर्स कौन थे, इज अ लॉन्ग स्टोरी, इज अ वेरी लॉन्ग स्टोरी जो आने वाले सालों में शायद हमारे सामने कभी आ पाए। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसमें सिर्फ ये कहा जाना कि अकेले वुहान लैब में चाइना कुछ कर रहा था, आई डोंट थिंक। मुझे ये भी लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट इंटरेस्ट जो हैं वो शामिल थे, चाहे वो फाइजर के हों, मॉडर्ना के हों, जो भी लोग थे वो इसमें शामिल थे, जिन्होंने, और बाकायदा सरकारों ने उस वायरस के आने के बाद में इन कंपनियों को, जिन्होंने अनटेस्टेड वैक्सीन इंसानों के ऊपर टेस्ट लगाई हैं और सबको लगा दिया है, आप ये देखिए उन्होंने पहले से सर्टिफिकेट लिया लोगों से, गवर्नमेंट से, कि भाई अगर इसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हर एक गवर्नमेंट ने इन कंपनीज को, इन प्राइवेट कंपनीज को ये सर्टिफाई करके दिया है कि भाई आपकी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, और ठोको सबको वैक्सीन। तो वो लग रही है। तो I don't know how to take it, मैं कम बोलूं तो शायद बेहतर है, क्योंकि मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। मगर सही बात यह है कि इंसानियत के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। और आप ये देखिए, अगर डेटा पे एनालाइज करें तो जब 1920 में, जब ये स्पेनिश फ्लू को कहा जाता है, जब ये पहले आया था, तो उस समय का आप डेटा निकालिए, पैटर्न देखिए, और ये देखिए कि जो नंबर ऑफ डेथ थे क्या, और क्या साइंस ने कहीं से कोई तरक्की की हुई आपको लगती है? 1920 में स्पेनिश फ्लू के दौरान जो कुछ करने के लिए कहा जा रहा था, आज लगभग 100 साल बाद 2022 में भी हम वही सब कर रहे थे। वही मास्क 1920 में पहनना था, वही मास्क हम आज पहन रहे हैं, सिवाय इसके कि आज कॉर्पोरेट इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया है, मीडिया इन्वॉल्व हो गया है, और सारी चीजों को ले जाने के लिए एक होपला, एक ट्रेंड चल गया है। आप मतलब ज्यादा शोर शराबे के साथ में आपको चीजें कराई जाती हैं। मगर अगर आप बेसिकली इन टर्म्स ऑफ साइंस देखें तो हुआ क्या है? क्या वैक्सीन के बाद में, लगने के बाद में लोगों की डेथ्स नहीं हुई है? ये तो आपके सामने ही मैंने दिखाया ना कि वो लोग जिन्होंने वैक्सीन को टेस्ट किया है, फाइजर की, उसके रिसर्च पेपर्स पर काम किया है, और तो वो कह रहे हैं कि भाई सर्जिंग डेटा अब आ रहा है इस बात का कि उनके साइड इफेक्ट्स हुए हैं लोगों पर, और उन पर कि उस पर जांच होनी चाहिए बेसिकली। तो ये था आज का अपडेट दोस्तों। मुझे लगता है कि कुछ आप लोगों ने कुछ सवाल भी पूछ रखे हैं, तो उसको भी ले लेते हैं। लेकिन इसमें बहुत मुझे लगता नहीं कि कहने का है कुछ, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो डिटेल में आनी है आने वाले दिनों में। हम उस पर अपनी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन मैं आपके सवाल ले लेता हूं पहले। और आकाश ने बहुत सारी चीजें पूछ रखी हैं भाई, बल्कि आकाश ही आकाश हो रहे हैं आज तो। हो या
शिरीष भाई वेरी गुड मॉर्निंग, अरुण जी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्त। यूएस ओनली राइवल इज चाइना, द ओनली कंट्री कैपेबल टू काउंटर चाइना इज इंडिया, Pakistan is becoming irrelevant for US as US has no interest in Afghanistan now, so why US is still helping Pakistan? मुझे नहीं मालूम कि आप क्यों कह रहे हैं कि US is helping Pakistan, और अब अगर आप एलेबरेट कर पाए तो उसका बेहतर जवाब दिया जा सकेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि जिसको आप शायद सपोर्ट कर रहे हैं वो एक तरह से एक छोटी सी गाजर देकर वो बेसिकली अपना वो काम करवा रहे हैं जिसके लिए वो यहाँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके चले गए हैं, यू नो, अफगानिस्तान में। अब उनको जो कुछ इस रीजन में करना है उसके लिए उनको एक औजार की जरूरत है, जहां पर वो एक औजार को इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस दिन औजार में यू नो जब औजार खराब हो जाता है तो उसका फेट क्या होता है वो आप जानते हैं। तो इंडियन एचआर भाई कह रहे हैं कोविड इज ब्रेन चाइल्ड ऑफ सुपर पावर्स टू बूस्ट, एब्सोल्युटली। अब तो यही लगने लगता है एचआर भाई। आकाश जी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। साजिद Rar is rise, democracy is declining in USA. जी डेमोक्रेसी डिक्लाइन तो हो रही है दोस्त, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और सर ये आमिरुल मोमिनीन क्या होता है जो इमरान खान को कहते हैं? ये बेसिकली ये आप ये कह लीजिए कि जो भी उनका ट्राइब है वो उसका लीडर है। तो आमिरुल मोमिनीन आमिर बेसिकली अमीर है ना, कि वो अमीर मींस द हु इज हेडिंग इट। तो जो उनके जो जिस ट्राइब के वो हैं उसमें अमीरुल मोमिनीन है बेसिकली अपने ट्राइब के। सर वी नीड टू फाइंड अ कॉम्पिटिटिव टू गूगल एज इट कैन हेल्प रिड्यूस मोनोपोली। यस वेरी ट्रू वेरी ट्रू। मुझे तो अपना एक वो जो हमारे इसरो ने जो बनाया था जिसको नाविक, मैं तो उसका वेट कर रहा हूँ कि वो कब लॉन्च होता है फॉर्मली और उसको यूज किया जाए ताकि हम लोग जी मैप से अपनी जान छुड़ा पाए। एंड आई बिलीव कि वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा उस तरह से कि हम ज्यादा क्लियर चीजें अपने यहाँ पे कर पाएंगे, बजाय इसके कि हम अपना डेटा शेयर करें गूगल से या जी मैप से। सर नहीं दर्शन भाई, मैं भीमताल में रहता हूँ उत्तराखंड में, या नैनीताल के पास में। आकाश जी अब सुप्रीम कोर्ट में केस इन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस गूगल। बिल्कुल 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 चंद्रचूड़ जी ये आपने चंद्रचूड़ जी का अच्छा इशारा किया। अब तो ट्रक कैरिंग बीट फ्लो वाले ड्राइवर भी आवाम के मजे ले रहे हैं। आकाश बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और तो दोस्तों आज की अपडेट जो था वो मैंने आपको दिया, और मुझे नहीं लगता कि हम किसी कंक्लूजन पे यहाँ पहुंच सकते हैं जो मैंने आपसे आज बात की है। और ये सिलसिला अभी चलेगा आने वाले दिनों में। हमको ये निगाह रखनी होगी कि अमेरिका में जो जस्टिस डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन है वो किस तरफ जाती है। लेकिन ये तय है बॉस कि फंडिंग तो की गई है, ये तो वेल डॉक्यूमेंटेड है और सामने आ चुका है। और ये भी तय है कि कहीं ना कहीं जो सुपर पावर्स हैं, अब अगर चाइना को सुपर पावर माने तो अमेरिका को सुपर पावर माने दो, और दोनों को अगर एक हिस्से में सुपर पावर आप माने तो आप ये पाए दोनों ने कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी तो की है, और इंटरेस्ट सब हुए हैं कॉर्पोरेट के। प्रोबेबली इस सारे पैंडेमिक में एक कम्युनिटी जिसने सबसे ज्यादा फायदा उठाया है वो है मेडिकल फ्रेटर्निटी। सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं का हुआ है, फार्मास्यूटिकल्स उनका फायदा हुआ है। तो लेट अस सी विच वे इट गोज। बट मैं चाहूंगा कि हम लोग इस पर अपनी कम्युनिकेशन जारी रखें, अपनी बातचीत जारी रखें। दोस्तों काइंडली like the channel and subscribe it and share it. Thank you so much and let's keep in touch. Thank you. एक मिनट, आकाश फिर कुछ पूछ रहे हैं, एक सेकंड। आकाश क्या कह रहे हैं? सर वाइस प्रेसिडेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट न्यूज भी बताना कोई ठीक है? लेट मी चेक इट आउट दोस्त, बिल्कुल पक्का नेक्स्ट टाइम में, बिल्कुल पक्का। ओके टेक केयर दोस्तों, हैव अ लवली डे।